इसमें एक एग्जाम्पल दिया गया है, आई बिलीव यू ऑल कैन सेल्फ स्टडी इट। 1 मिनट दे रहा हूं आपको, पढ़िए इसको, खुद ही पढ़ लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। फिर हम आगे पढ़ते हैं HRA के बारे में, जो कि इंपॉर्टेंट है। पढ़ लीजिए प्लीज, ध्यान से पढ़िए। समझ में आ रहा है? कोई खास बात नहीं है डीए के बारे में। इन एनी सिचुएशन डीए इज फुल्ली टैक्सेबल। आप इसको भी देख सकते हैं, ऊपर डीए 5000 पर मंथ 60,000 है, तो तीनों सिचुएशन में डीए 60 लिया है। यानी एज सच डीए जैसा मर्जी हो आउट ऑफ द 3 टाइप्स, उसकी अपनी इंडिविजुअल टैक्सेबिलिटी पर इस बात का कोई इंपैक्ट नहीं है। आप देख सकते हैं एग्जाम्पल में डीए 5000 पर मंथ है, तो तीनों ही सोल्यूशंस में ग्रॉस सैलरी में 60,000 लिया गया है। यानी उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। फर्क कहां पड़ रहा है कि जो अदर बेनिफिट्स की कंप्यूटेशन है वहां फर्क पड़ रहा है बस। हाँ जी, बोनस कैसे आया? अगर पहले है डी इज फॉर्मिंग पार्ट ऑफ सैलरी, तो 10 की जगह 10 और 5 15 लिया ना, फिर हमने डी को इंक्लूड कर लिया, तब 15 आ गया। अगर नहीं है तो छोड़ दिया, 10 ही रह गया। वो कहता है 40% ले लो, तो 5,000 का 40% लेके 12,000 डी बोनस बन गया। इम्पैक्ट बोनस पे नहीं और किसी बेनिफिट पे भी आ सकता है। अभी तो हम सैलरी का चैप्टर पढ़ेंगे, तो जहां जहां मैं बताऊंगा वहां वहां आएगा। जैसे बोनस हो गया तो उस पर फर्क पड़ रहा है, बट बोनस पे भी इस क्वेश्चन में फर्क पड़ रहा है। ऐसा नहीं कि बोनस पे हमेशा फर्क पड़ेगा। इस क्वेश्चन ने कहा 1 मंथ सैलरी, अगर क्वेश्चन कहते बोनस इज दिस मच क्लियर कट अमाउंट, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फिर दैट डिपेंड्स एक्चुअली। ठीक है, मैं मान के चलूं डियरनेस अलाउंस के बारे में कंसेप्ट क्लियर है पक्का 100%। नाउ वी विल टेक अप द मोस्ट इंपॉर्टेंट अलाउंस, HRA हाउस रेंट अलाउंस। इसका सेक्शन और रूल भी अलग है। सारे ही अलाउंसेस की एग्जामिशन 1014 रूल 2B में है, बट HRA का सेक्शन है 1013A और रूल 2A। ठीक है, मैं ऐसे याद करने के लिए जब कभी खुद पढ़ता था तो इस तरह से याद करने की कोशिश की थी कि भाई HRA नहीं, हाँ, तो उसमें 13A रूल 2A, उसमें HRA में लास्ट में, वो तो A तो सभी में आता है, लेकिन फिर भी कैसे भी इसको तुक्का मार के याद करना, गलती मत करना। सबसे पहले हम कंसेप्ट पढ़ेंगे HRA है क्या। हाउस रेंट अलाउंस, जैसा कि HRA के नाम से ही क्लियर है, हाउस रेंट अलाउंस। दिस अलाउंस इज फॉर हाउस रेंट बीइंग पेड बाय एन एम्प्लॉय फॉर हिज रेजिडेंस। इजी। हाउस रेंट अलाउंस क्यों मिलता है? क्योंकि एम्प्लॉय को हाउस रेंट का खर्चा करना होता है। क्योंकि एम्प्लॉय को हाउस रेंट का खर्चा करना होता है, इसलिए HRA उसको दिया जाता है। इजी, कोई डाउट इसमें? पक्का? नेक्स्ट, इनका क्वेश्चन ये है कि क्या उसी एम्प्लॉय को मिलेगा जो रेंटेड हाउस में रहता हो? ये तो कंपनी की पॉलिसी पे डिपेंड करेगा। हम कोई एक्ट तो आपको ये नहीं पढ़ा रहे ना कि भाई अगर एक एम्प्लॉय किराए के मकान में रहता है तो उसको HRA दो, ऐसा नहीं है। कंपनी दे भी सकती, नहीं भी, कम भी दे सकती है, ज्यादा भी, वो तो कंपनी के ऊपर है। ये ऐसा मैं नहीं बता सकता जी। 1000 तरह की कंपनियां होती हैं, इनका अगेन ये क्वेश्चन है कि वो देगी तो सबको देगी, ऐसा भी कोई रूल नहीं है। हो सकता है मैं कहूं कि जितने भी सुपरवाइजर एंड मैनेजर्स हैं उनको दो, जितने भी क्लैरिकल स्टाफ है और वर्कर्स उनको मत दो। ये रिवर्स हो सकता है कि जितने वर्कर्स हैं उनको हाउस रेंट अलाउंस दे दो, सो दैट वो आसपास किराए का मकान लेके रह सकें। जो हाई बॉसेस हैं, हाई पोस्ट पे हैं, उनकी कोई जरूरत ही नहीं है। तो ये तो कंपनी की पॉलिसी पे डिपेंड करेगा। सवाल ये है कि अगर कंपनी हाउस रेंट अलाउंस दे रही है सपोज, तो उसकी टैक्स ट्रीटमेंट क्या है? नहीं दे रही तो बात खत्म होगी। इज इट क्लियर? ना हाउस रेंट अलाउंस की जो एग्जाम्पशन है वो ऑब्वियसली हाउस रेंट पर ही डिपेंड करेगी। करेक्ट? इसके लिए कुछ प्रोविजंस इन्होंने दिए हैं। अभी हम एक तरह से देखा जाए तो दो चीजें कंसीडर कर रहे थे एग्जाम्पशन निकालने में, एक था एक्चुअल अलाउंस और दूसरा था लिमिट, विच एवर इज लेस वॉज एग्जाम्प्ट। जैसे चिल्ड्रन एजुकेशन में अगर माना 80 रुपए अलाउंस मिल रहा हो तो कितना एग्जाम्पशन था? 80, एक तरह से। और अगर 120 हो तो एग्जाम्पशन कितनी थी? 100। यानी एक्चुअल और 100 विच एवर इज लेस इन वे।
तो एचआरए में लेकिन 3 चीजें इन्होंने कर दी हैं, और इसके अंदर इन्होंने प्लेस ऑफ रेजिडेंस के हिसाब से 2 अलग अलग कैटेगरी भी की है। मेट्रो सिटीज में आप लेंगे 50% ऑफ एचआरए सैलरी, 50% ऑफ एचआरए सैलरी। अभी मैं सारा लिख के भी बताऊंगा, पढ़ाऊंगा भी, फिर क्वेश्चंस भी करेंगे, बट एक बार सुन लीजिए। इसमें जो कंसेप्ट है वो ये है कि अगर आप मेट्रो सिटीज में रहते हैं, इफ यू आर पेइंग रेंट इन द मेट्रो सिटीज, देन वी विल टेक इन द फर्स्ट पॉइंट 50% ऑफ सैलरी, नहीं तो हम लेते हैं 40% ऑफ सैलरी। ठीक है, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं। इफ यू आर रिजाइडिंग, इफ यू आर पेइंग रेजिडेंशियल रेंट इन द मेट्रो सिटीज, 4 ही हैं, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता एंड चेन्नई, इन 4 में से किसी भी शहर में अगर आप रह रहे हैं, तब आपको कितना देना है? 50% ऑफ सैलरी पे क्वेश्चन सॉल्व करना, नहीं तो लेना है 40%। इज इट क्लियर? फरीदाबाद, नोएडा, गुड़गांव, ये जितने भी आपने नाम सुने होंगे, इनमें से कोई भी दिल्ली में नहीं है फॉर द पर्पज ऑफ कंप्यूटेशन, राइट? तो आपको क्या लेके चलना है इन सारी सिचुएशन में? 40%, है ना? ये 4 शहर जो बताए, 5 नहीं, सॉरी 4, इवन बैंगलोर इज नॉट इन द लिस्ट, इवन बैंगलोर इज नॉट इन द लिस्ट। वैसे आजकल हर कोई मेट्रो सिटीज में प्रैक्टिकली 5 शहरों को काउंट करता है। बैंगलोर इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ मेट्रो सिटी ओनली, बट फिर भी अभी भी ऑफिशियल पर्पजेस के लिए हर जगह मेट्रो सिटीज 4 ही मानी जाती हैं, यही 4 जो मैंने बताई। बैंगलोर को अभी भी कंसीडर नहीं करते, यानी अगर क्वेश्चन में बैंगलोर भी दिया है तो आपने 40% पर ही चलना। क्लियर? सो फर्स्ट पॉइंट में हम लेंगे 50% ऑफ एचआरए सैलरी, दूसरे पॉइंट में हम लेते हैं जो उसको एचआरए मिला, और तीसरे में हम रेंट पेड माइनस 10% ऑफ अगेन एचआरए सैलरी करते हैं। इन तीनों में से जो मिनिमम होता है वो एग्जाम्प्ट, जो रिसीव्ड है वो रिसीव्ड माइनस एग्जाम्प्ट इज टैक्सेबल। ठीक है, लॉ एक बार फिर से रिपीट करता हूं। पहला पॉइंट क्या है एग्जाम्पशन कैलकुलेशन का? वी विल टेक 50% ऑफ एचआरए सैलरी इफ रेंट इज बीइंग पेड इन मेट्रो सिटीज, अदरवाइज विल टेक 40%। सेकंड पॉइंट इज एचआरए, जितना मिला, और थर्ड इज रेंट पेड माइनस 10% ऑफ एचआरए सैलरी। करेक्ट? तीनों का नो, एक एग्जाम्पल लेते हैं, सिंपलेस्ट एग्जाम्पल। सैलरी 2 लाख, एचआरए 50,000 एंड रेंट पेड इससे 40,000 इन दिल्ली। By default, all the figures on annual basis. Suppose this is the provision. Now I say compute gross salary. Gross salary में HRA कितना लेंगे? Taxable portion. Taxable portion के ऊपर जाने के लिए हमें पहले exempted portion निकालना पड़ेगा। Now जो इसकी exemption है, exemption is minimum of the 3. ये बात है जो मैं आपको बता रहा हूं, कहां लिखी है? सेक्शन 10 सबसेक्शन 13A रूल 2A, उसके हिसाब से पढ़ा रहा हूं। सो एग्जाम्पशन इज मिनिमम ऑफ द 3, जो मैंने आपको बताया उसके हिसाब से 50% ऑफ सैलरी। सैलरी कितनी है? 2 लाख, उसका 50% 1 लाख। ये पहला पॉइंट। आप मेरे से प्लीज पॉइंट वाइज पॉइंट समझिए, बात समझ में आती है? जो भी उसकी सैलरी होगी उसका 50% लेना है, अगर रेंट दिल्ली में दिया है। अगर यहीं पे मैं फरीदाबाद लिख दूं, कानपुर लिख दूं, आगरा, लखनऊ, 40%। क्लियर? सेकेंड पॉइंट, एचआरए। एचआरए इज 50,000, इजी। थर्ड पॉइंट आई सेड रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी। सो रेंट पेड इज 40,000 minus 10% of salary, that is 10% of 2 lakhs. So 40,000 minus 20,000, that's again 20,000. So this is exempt. जो तीनों में से फिगर कम होगी वो exempt होगी, बस इतना है। As per the HRA provisions, minimum of the 3 is exempt. 50% of salary for HRA if rent is being paid in metro cities, otherwise 40%. Second is HRA. Third is rent paid minus 10% of salary. Minimum of the 3 is exempt. अब इस क्वेश्चन को अगर मैं पूरा सॉल्व करूं तो इसकी सैलरी कितनी है? HRA 50,000 माइनस एग्जाम्पशन कितनी है?
20. So gross salary is 2,30,000. पक्का? कोई डाउट इसमें? मान के चलो समझ में आ रहा है? बातें अभी और भी हैं। अभी तक जो मैंने आपको बताया उसके हिसाब से एचआरए के एग्जामिनेशन में 3 बातें मैंने आपको बता दी। 50% ऑफ सैलरी एचआरए, रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी। अब मैं बार बार बोल रहा हूं, उस चीज को एक्सप्लेन करूंगा। 50% ऑफ सैलरी में हमने कहा एचआरए सैलरी, ठीक है। सैलरी फॉर एचआरए क्या है? इसमें 3 चीजें आती हैं। एक तो बेसिक, दूसरा डीए या डियरनेस पे, वो एक ही चीज होता है। फॉर्मिंग पार्ट ऑफ सैलरी, फॉर रिटायरमेंटल एंड अदर बेनिफिट्स। जैसे किसी एम्प्लॉय को पेंशन मिलनी है, ग्रेच्युटी मिलनी है, लीव इनकैशमेंट मिलनी है, कोई भी बेनिफिट मिलना है, इवन जैसे बोनस वगैरह है, तो कंपनी की पॉलिसी यूनिफॉर्म होनी चाहिए कि डीए को कंसीडर करेंगे अदर बेनिफिट्स कैलकुलेट करते वक्त या नहीं करेंगे। तो अगर करेंगे तो हम एचआरए में लेंगे, नहीं करेंगे तो नहीं लेंगे। और अगर आधा करेंगे तो कितना लेंगे? आधा लेंगे। 10% करेंगे तो कितना लेंगे? 10% करेंगे। सिंपल। ये बात समझ में आती है? पक्का? मेन क्वेश्चन में कितना लेंगे? अगर सपोज क्वेश्चन कहता है डीए नॉट फॉर्मिंग, तो एचआरए के लिए लेंगे? नहीं। और मेन क्वेश्चन में? मेन क्वेश्चन में लेंगे? लेंगे, लेंगे। ऑल टाइप्स ऑफ डीए फुली टैक्सेबल। आप समझो, जब हम डीए की बात सोच रहे हैं तब डीए जितना सोचो ना, डीए के बारे में तो पढ़ा चुका हूं, डीए फुली टैक्सेबल है। तो अगर क्वेश्चन कहता है डीए नॉट फॉर्मिंग पार्ट ऑफ सैलरी, तब भी डीए तो अपने लिए, जब डीए की टैक्सेबिलिटी आएगी तब तो डीए फुली टैक्सेबल है। एचआरए पर्पज के लिए 0 ले लेंगे। दैट इज द डिफरेंस। अगर सिर्फ डीए गिवन है, मैं बता चुका हूं, चाहे तो हाथ से लिख लो। अगर कुछ नहीं बताया तो डीए नॉट फॉर्मिंग पार्ट ऑफ सैलरी अज्यूम करना है। ये मैंने अभी बताया था 2 मिनट पहले। अगर क्वेश्चन साइलेंट है, ये असाइनमेंट में प्रिंटेड भी है बात, अगर क्वेश्चन साइलेंट है, यू हैव टू अज्यूम डीए इज नॉट फॉर्मिंग पार्ट ऑफ सैलरी। लिख लो हाथ से, चाहे तो लिख लो ताकि कंफ्यूजन ना हो। इफ क्वेश्चन इज साइलेंट अबाउट डीए, इफ क्वेश्चन इज साइलेंट अबाउट डीए, if question is silent about DA, then assume. If question is silent about DA, then assume that DA is not forming part of salary. Then assume that DA is not forming part of salary. गुड, क्लियर? तीसरा, इसमें हम लेते हैं कमीशन ऑन सेल्स टर्नओवर अचीव्ड। 3 चीजें हम लेते हैं सैलरी में एचआरए पर्पस के लिए। बेसिक, दूसरा हम लेते हैं डीए इफ इट इज फॉर्मिंग पार्ट ऑफ सैलरी और टू द एक्सटेंट फॉर्मिंग पार्ट ऑफ सैलरी, और तीसरा लेते हैं कमीशन ऑन द सेल्स टर्नओवर अचीव्ड। इसका मतलब अगर क्वेश्चन में परचेज कमीशन दिया है तो यहां लेंगे? नो। टैक्सेबल करेंगे? यस। मैं पहले पढ़ा चुका हूं, कमीशन फुली टैक्सेबल है। अगर क्वेश्चन में फिक्स कमीशन दिया है, सेल्स कमीशन 5,000 रुपए महीना, अगर सेल्स कमीशन 5,000 रुपए महीना है, इसका मतलब इट इज नॉट, इसका मतलब इट इज नॉट ऑन द टर्नओवर अचीव्ड, इट इज फिक्स, राइट। इसका मतलब फिक्स्ड सेल्स कमीशन एचआरए सैलरी में नहीं लेंगे, बट टैक्सेबल होगा? यस।
अगर मैं इजी लैंग्वेज यूज करूं तो परसेंटेज बेस्ड सेल्स कमीशन लेते हैं। अगर मैं इजी लैंग्वेज यूज करूं तो परसेंटेज बेस्ड सेल्स कमीशन लेते हैं। जैसे अभी थोड़े देर पहले तक क्वेश्चन में नहीं आ रहा था 2%, हाँ 3% ऑफ सेल्स अचीव दिस, वो वाला कमीशन मेन क्वेश्चन में भी लेते हैं और एचआरए के लिए भी लेते हैं। इज इट फाइन? अगर क्वेश्चन में लिखा हो सेल्स कमीशन 40,000, फिर ब्रैकेट में लिखा हो बेस्ड ऑन टर्नओवर अचीव्ड ₹5 लाख, परसेंटेज नहीं दी, तब लोगे? द आंसर इज यस, क्योंकि क्वेश्चन क्लियरली खुद ही बता रहा है कि ये टर्नओवर अचीव्ड पर कमीशन है। कहने का मतलब है जो भी कमीशन टर्नओवर अचीव्ड पर है उसको एचआरए एग्जाम्पशन के लिए कंसीडर किया जाएगा, बाकी को नहीं किया जाएगा। इजी? तो ये प्रोविजन है। फाइन, इजी। अब इसमें एचआरए में इससे ज्यादा और कुछ नहीं है, मोटे तौर पर यही है। सेक्शन इसका है 1013A रूल 2A। एग्जामिशन के लिए 3 बातें, 3 का मिनिमम एग्जाम्प्ट है। 50% ऑफ दिस सैलरी इफ रेंट इज बीइंग पेड इन मेट्रो सिटीज, अदरवाइज 40% ऑफ दिस सैलरी। ठीक है? देन एचआरए, then rent paid minus 10% of this salary, minimum of the 3 is exempt, balance is obviously tax। अगर तीनों में से सबसे मिनिमम एचआरए आ जाए तो जो भी आए, आप इंडिफरेंट रहिए उस बात से। एक दो थियोरी कंसेप्ट्स और हैं इसमें, इसको आप लिख रहे हैं तो लिख लीजिए। फॉर्मिंग का मतलब यह है कि वो दूसरे बेनिफिट्स कंप्यूट करने के लिए सैलरी में बेसिक में जुड़ेगी कि नहीं, तो भी अज्यूम करेंगे यस। आगे बढ़ जाऊं प्लीज। एक दो कंसेप्ट इसमें और हैं जो इंपॉर्टेंट हैं। जो सबसे इंपॉर्टेंट एक कंसेप्ट और है, बाकी तो जो हैं ठीक है, पर जो सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है वो ये कि इसमें एग्जामिशन के लिए हमारे पास जो पॉइंट्स हैं, सबसे पहला पॉइंट है 50% ऑफ सैलरी इफ रेंट इज बीइंग पेड इन मेट्रो सिटीज। अब हो सकता है कि आप अपनी जगह बदल लो घर की, इट इज पॉसिबल। हो सकता है पहले आप दिल्ली में रहते थे, अभी फरीदाबाद चले गए, तो फिर क्या करें, 50 लेंगे 40 लें? नहीं, ऐसे नहीं है। तो इन्होंने कहा कि ऐसी सिचुएशन में आप मल्टीपल कैलकुलेशंस करो। जितने दिन आप दिल्ली में रहे उतने महीने की अलग से कंप्यूटेशन करो 50 के हिसाब से। जब दिल्ली से बाहर चले गए उतने महीने की कंप्यूटेशन करो 40 के हिसाब से। चलो ये तो चांस कम है, आप बोलोगे सर जो जहां रहता है वहीं रहता रहेगा, बट सैलरी तो साल में बढ़ी सकती है। यूजली हर एक की सैलरी साल में एक बार तो बढ़ती है। एग्जाम में ना भी दी हो, लेकिन रियल लाइफ में सैलरी साल में एक बार तो इंक्रीमेंट आता ही है। तो सैलरी चेंज हो जाएगी, फिर क्या करोगे? वो भी नहीं, गड़बड़ हो जाएगी मामला, है ना। रेंट भी यूजुअली साल में कभी ना कभी बढ़ता है, एम आई राइट। सैलरी घट बढ़ रही है तो एचआरए भी घट बढ़ सकता है। घट तो नहीं होता सैलरी में, बढ़ ही हो सकता है ना।
सैलरी तो यूजली सभी की बढ़ती है, तो ये सारे फैक्टर ना साल भर में हिल सकते हैं बीच बीच में। तो इस बारे में लॉ ये कहता है कि इफ ऑल द फोर फैक्टर्स कौन कौन से हैं? सबसे पहला सैलरी, फिर HRA, ठीक है ना, फिर रेंट और प्लेस ऑफ रेजिडेंस, ये 4 चीजें रेलेवेंट हो गई। फिर से बोलता हूं, आपकी एग्जामिशन कंप्यूटेशन के लिए 4 फैक्टर्स रेलेवेंट हैं। आ रही बात सुनने? सबसे पहला है उसकी सैलरी, नंबर 2 HRA, नंबर 3 रेंट अमाउंट और 4th प्लेस ऑफ रेजिडेंस। अगर ये चारों फैक्टर सारे साल सेम है, then computation is to be done on annual basis. But if there is a change in the factors, then you do the computation on monthly basis. बात समझ में आई? If the exemption factors, if the factors which are relevant for computing exemption are same throughout the year, then calculation is to be done on annual basis, otherwise it will be done on monthly basis. HRA याद रखना अपने आप में ही competent है, 5, 7, 8 नंबर के लायक क्वेश्चन आ जाए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो एकदम अच्छे से इसको हम करेंगे, इसके ऊपर काफी प्रॉब्लम्स भी हैं, और प्रॉब्लम्स तो इसके पूरे चैप्टर में चलती रहेंगी टाइम एंड अगेन। HRA को क्लियर है यहां तक जितना मैंने पढ़ाया? अब इसका जो मैंने असाइनमेंट में दिया उसको सारा रीड कर लेते हैं, अगर कोई पॉइंट और हो तो थियोरी के हिसाब से क्वेश्चन पूरा बना हुआ है आपका। बाकी HRA पे थियोरी कमी आती है, प्रैक्टिकल ही ज्यादा पूछा जाता है। टॉप पे पढ़ रहा हूं, एग्जामिशन इज अवेलेबल अगेंस्ट रिसीट ऑफ HRA एज पर सेक्शन 1013A टू द एक्सटेंट ऑफ लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग। लीस्ट मतलब मिनिमम। पहला 50% ऑफ सैलरी ड्यू वेयर सच अकोमोडेशन इज एट कोलकाता, चेन्नई, दिल्ली एंड मुंबई, और 40% फॉर एनी अदर प्लेस। एक्चुअल अमाउंट ऑफ HRA एंड रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी। ये 3 फैक्टर्स हैं, तीनों में से जो मिनिमम हो वो एग्जामिशन है। या तीनों तो निकालने हैं, जैसे अभी मैंने एग्जाम्पल करके दिखाया था, तो सैलरी के 3 पॉइंट तीनों निकालने। नाउ HRA एग्जामिशन इज मिनिमम द फॉलोइंग, ये मैंने ब्रीफ में भी लिख दिया है। स्पेशल पॉइंट्स, देयर इज नो डिफरेंस वेदर रिसीव्ड बाय गवर्नमेंट एम्प्लॉय और नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय। ठीक हो गया। दूसरा, सैलरी का मतलब है बेसिक प्लस DA फॉर्मिंग पार्ट ऑफ सैलरी प्लस वेरिएबल सेल्स कमीशन। नाउ DA तो इसलिए जोड़ा जा रहा है क्योंकि DA को जोड़ना चाहिए अगर वो अदर बेनिफिट्स के लिए है, और अगर टर्नओवर की बात करें सेल्स कमीशन की, तो उसको हम जोड़ रहे हैं। एक डिसीजन था सुप्रीम कोर्ट का इन द केस रूलिंग ऑफ गेस्टेटनर डुप्लीकेटर्स प्राइवेट लिमिटेड। तो सैलरी के चैप्टर में ये सेल्स कमीशन वाला फंडा बहुत जगह यूज होगा, तो इसलिए आपको ये रूलिंग भी याद करनी है। तो सेल्स कमीशन वी आर इंक्लूडिंग बिकॉज ऑफ ए सुप्रीम कोर्ट डिसीजन इन 1979। ठीक है, इट इज गेस्टेटनर डुप्लीकेटर्स प्राइवेट लिमिटेड। ठीक है, फिर डियरनेस अलाउंस, डियरनेस पे shall be included only if it is part of salary for computing all retirement benefits। नीचे इसमें क्लैरिफाई किया, अगर क्वेश्चन कहता है कि DA जोड़ा जाएगा सिर्फ 1 या 2 बेनिफिट के लिए, तो सच टाइप ऑफ DA वी विल नॉट कंसिडर। यानी यहां जो हम DA ले रहे हैं वो वाला DA ले रहे हैं जो सभी बेनिफिट्स के कंप्यूटेशन में कंसिडर होगा। अगर क्वेश्चन कह दे कि कुछ में होगा कुछ में नहीं होगा, तो वो DA हम इग्नोर कर देंगे। ठीक हो गया। नाउ एक नोट दिया है मैंने, वेयर नथिंग इज स्टेटेड इन द क्वेश्चन अबाउट DA, देयर द DA विल नॉट बी इंक्लूडेड, एंड कमीशन ओनली ऑन सेल्स इज टेकन। कमीशन ऑन मंथली बेसिस और एनी अदर कमीशन लाइक परचेज कमीशन एक्सेट्रा इज नॉट कंसिडर्ड एट ऑल। क्लियर है? नेक्स्ट, सैलरी इज टू बी टेकन ऑन ड्यू बेसिस। ये उस सेंस में कह रहा है कि अगर आपको कोई एडवांस सैलरी मिली है या एरियर्स मिले आगे पीछे के, तो वो कंसिडर नहीं होगा। कहने का मतलब है जैसे सपोज आप क्वेश्चन सॉल्व करें 1 अप्रैल 12 से लेके 31 मार्च 13 तक, सपोज आप करंट ईयर के लिए क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, तो उस पीरियड की सैलरी को ही लेना है। आगे पीछे की सैलरी कैसे हो सकती है, जैसे एरियर्स मिल जाएं या आपने एडवांस ले लिया, तो वो सब आपने इग्नोर करना है। ठीक है, नेक्स्ट नीचे लिख भी दिया है, एरियर्स ऑफ बोनस ऑफ सैलरी आर टैक्सेबल बट नॉट कंसिडर्ड फॉर HRA। आगे ये भी बताया गया है कि जो एग्जामिशन है वो डिपेंड कर रही है 4 फैक्टर्स पर, सैलरी, HRA, रेंट एंड सिटी ऑफ रेजिडेंस। और नेक्स्ट पेज पे क्लैरिफाई किया गया है कि इफ देयर इज नो चेंज इन एनी ऑफ दीज फैक्टर्स देन कैलकुलेशन इज ऑन एनुअल बेसिस, बट इफ देयर इज एनी चेंज देन कैलकुलेशन शैल बी डन ऑन मंथली बेसिस। HRA की एग्जामिशन 2 सिचुएशन में नहीं मिलेगी। पहला, एम्प्लॉई अपने घर में रह रहा है या अपने पेरेंट्स के साथ रह रहा है, मीन्स नो रेंट, करेक्ट।
अगर कोई रेंट पेमेंट नहीं है तो कोई एग्जाम्पशन नहीं है, अगर कोई रेंट पेमेंट नहीं है तो कोई एग्जाम्पशन नहीं है। ये चीज फॉर्मूले से भी प्रूव होती है। कैसे? थर्ड पॉइंट क्या था? रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी, तो 0 माइनस 10% इज 0 and the minimum of the three is exempt. That means 0 is exempt. That means nothing is exempt, fully taxable. But you need not go into that much computation unnecessary. It will not give you any extra marks. So simple is, if no rent paid, no exemption. At least इसमें तो आप ऐसा कर सकते हैं। दूसरा इन्होंने कहा है अगर रेंट पेड इज लेस देन 10% ऑफ सैलरी, वहां पे भी वही बात आ जाएगी। सपोज 10% ऑफ सैलरी से कम है रेंट पेड, तो वो लास्ट में आंसर कितना आ जाएगा? सी पार्ट में 0। अगेन देयर इज नो, बट उसमें तो कंप्यूटेशन करनी पड़ेगी। यानी यू कैन अवॉइड द कंप्यूटेशन ओनली इन वन सिचुएशन, इफ देयर इज नो रेंट पेमेंट। इन दैट क्वेश्चन यू कैन अवॉइड द कंप्यूटेशन, स्ट्रेट अवे राइट दैट एज नो रेंट इज पेड देयर इज नो एग्जाम्पशन, एचआरए इज फुल्ली टैक्सेबल। ठीक है, मैं मान के चलूं एचआरए के प्रोविजंस कुछ क्लियर हुए। नाउ वी हैव good number of questions available with us for HRA. We'll try to complete all of these today, and I hope by completing all these practical questions we will be very, very clear about the provisions. Now we have around minus 12, 10 questions on HRA. So I hope that these 10 questions will give you sufficient knowledge about the practical application of HRA provision. So let's start. Question number 13. Compute taxable HRA. Salary is 15,000 per month, HRA is 6,000 per month, rent is 5,000 per month in Delhi. So exemption is minimum of the following: as per section 1013A rule 2A. Exemption is minimum of the following as per section 1013A rule 2A. A, 50% of salary, which is 15,000 per month. That's 90,000. B, HRA given in the question is 6,000 per month. That's 72,000. Third is rent paid minus 10% of salary. So this is the rent paid minus 10% of salary. This is 10% of 1,80,000. So it is अरे बात समझ में, तो 42,000 being the least is exempt. आगे बढ़े, ये क्वेश्चन क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 13,
आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 14। बट क्वेश्चन इतना ही पूछा था ना, कंप्यूट, अच्छा क्वेश्चन कह रहा था कंप्यूट टैक्सेबल HRA। यस, आई शुड हैव गॉन अप टू दैट। तो उसमें टैक्सेबल HRA इज 30,000। कंप्यूट टैक्सेबल HRA, क्वेश्चन 14, विल गो अप टू दैट इन दिस। वर्किंग नोट्स में हम सबसे पहले, इसमें साफ साफ दिख रहा है कि बेसिक, DA, सेल्स कमीशन तीनों दिए हैं, तो HRA सैलरी निकाल लेते हैं। दिस इज सैलरी फॉर HRA, वर्किंग नोट्स में लेना है इसको। तो बेसिक इज 72,000, ठीक है। DA इज फॉर्मिंग पार्ट ऑफ सैलरी। सेल्स कमीशन इज 3,000 पर मंथ। ये हम नहीं लेंगे, लेकिन लिख देंगे। तीन चीजें, बेसिक, DA, कमीशन, तो तीनों चीजों को हम ऐड करेंगे। So salary for HRA is coming to 1,08,000. Salary for HRA purpose is coming to rupees 1,08,000. यहाँ तक क्लियर है? Now the question says he is paying rent of rupees 3,000 per month in Noida. It is not a metropolitan city, so we'll take 40%. So in question number 14, first point is 40% of HRA salary. That's 40% of 1,08,000. Second point is HRA. That's 48,000. Third is the rent paid is 36,000 minus 10% of salary. So being the least is exempt. So HRA received
क्लियर है क्वेश्चन नंबर 14? कोई डाउट नहीं है तो आगे बढ़े प्लीज। इरेज कर दूं आंसर को? नाउ लेट्स टेक अप क्वेश्चन नंबर 15। Question 15 says compute taxable HRA. Basic is this, DA is this, sales commission is this, HRA is this, rent in Mumbai. अब नाउ इस क्वेश्चन में पॉइंट है डीए के बारे में कुछ लिखा नहीं, तो क्या करेंगे हम? डीए को इग्नोर करेंगे। पहले सैलरी पर HRA इज बेसिक 20,000 per month, that makes it 2,40,000. DA नील। इसकी भी अजम्पशन लिख देंगे सेफर साइड के लिए, अज्यूमिंग नॉट फॉर्मिंग पार्ट ऑफ सैलरी। डीए में ब्रैकेट में आप लिख देंगे नील, अज्यूमिंग नॉट फॉर्मिंग पार्ट ऑफ सैलरी। Sales commission, this time it is based on the turnover achieved. So as per the Gestetner duplicators, at least ये दो शब्द याद रखने हैं। As per the Gestetner duplicators, ये रूलिंग इंपॉर्टेंट है, ये एक आध रूलिंग याद रखनी होंगी। So as per the ruling of Gestetner duplicators, we will take it. Correct, sales commission 1 lakh, so it is coming to 3,40,000. यहाँ तक क्लियर है? HRA salary. Now A point, he is paying the rent in Mumbai, so we'll take 50% of HRA salary, that's 340. (50% of 3,40,000), that is 1,70,000. ठीक है? हाँ, हो गया? Second is HRA, that's 9,000 per month. Rent is 6,000 per month. 72,000 minus 10% of salary. ये आगे 38 आ रहा है। So this is the minimum. देखिए ध्यान से, एग्जामिनेशन इज मिनिमम द फॉलोइंग: 50% ऑफ सैलरी, वी आर टेकिंग 50 बिकॉज रेंट इज बीइंग पेड इन मेट्रो सिटीज। HRA रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी। सो टैक्सेबल कितना हो गया? दिस मच इज टैक्सेबल। सेल्स कमीशन के आगे क्या लिखना है? रूलिंग गेस्टेटनर डुप्लीकेटर्स, वो पूरा लिख दो। एज पर सुप्रीम कोर्ट रूलिंग ऑफ गेस्टेटनर डुप्लीकेटर्स वर्सेस CIT, इट इज टू बी टेकन। जो रूलिंग दी हुई है ना स्टेटमेंट में, गेस्टेटनर डुप्लीकेटर्स। छोड़ दूं इस क्वेश्चन को, आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 16 मैं रेज कर रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 15, मेरे से पूछ लीजिए। हो गया?
Question number 16. It talks about computation of the taxable HRA. Basic is 12,000 per month. Again सिर्फ HRA तक ही जाना हमें, तो हम सैलरी पर HRA ले रहे हैं. Basic salary, that's 12,000 per month means 144. DA. Question says 4,000 per month, 40% forming part of salary. हाँ तो 40% का मतलब 1,600 है ना? कितना? Then purchase commission, 1% of the purchase is 25 lakhs. Yes or no? It is on the sales turnover, not on the purchase turnover. So purchase commission is not to be taken. ठीक है, क्वेश्चन ट्रैप बिछाता है, आपको फंसना नहीं है. सो दिस इज माई HRA सैलरी. आई होप इसके आगे तो क्वेश्चन में ज्यादा कुछ बचता नहीं है. 16th क्वेश्चन वी आर डूइंग. ही इज पेइंग रेंट इन दिल्ली, सो विल टेक 50% ऑफ द HRA सैलरी. रीजन तो कुछ नहीं है, वही रीजन है, बार बार सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग. तो अगर आप लिख सकते हैं तो हर चीज में सेक्शन रूलिंग लिखिए, अगर आपको याद है तो. अच्छा एक चीज बताओ, इस पॉइंट में मुझे एक चीज ध्यान आई. अगर हमारे को एग्जाम में सेक्शन या रूलिंग लिखते वक्त श्योर ना हो तो क्या करना चाहिए? छोड़ दो, क्योंकि जरूर नहीं कि टीचर गोला लगाए. लेकिन अगर सेक्शन गलत कोट किया या रूलिंग गलत कोट की, फिर तो एक गोला पक्का लगेगा. और रेड मार्क अपने आप आंसर शीट को अवॉइड करो, वहां लगने ही नहीं चाहिए. अभी मान के चलो, यानी कि आपने तुक्का नहीं मारना है. आफ्टर ऑल आप सीए के स्टूडेंट्स हैं, तो ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि ठीक है, ये तो नहीं एक्सपेक्ट किया जाता कि आपको 100% पेपर आता होगा ऑब्वियसली, बट एटलीस्ट ये मान के चला जाता है कि भाई आप सही लिखें. तो तुक्का नहीं मारना. ये नहीं कि चलो यार लिख दो, शायद टीचर को भी नहीं पता होगी या जो रूलिंग याद करी थी मेहनत से, अब एग्जाम में नहीं आई तो इसका मतलब लिखे नहीं, कहीं ना कहीं डाल दो उसको भी. वो टेंडेंसी बचपन में शायद हमारे में डेवलप थी, कुछ भी लिख दो, भर दो, आंसर शीट पूरी भरी हुई होनी चाहिए. वो सब चीजें मेरे ख्याल से वो 12 तक शायद ऐसा होता होगा. वैसे नहीं, अब तो क्यों, सीपीटी में तो था नहीं, उसमें तो वैसे ही आपको टू दी पॉइंट आंसर याद वो सॉल्व करना था. और आईपीसीसी हाँ बीकॉम में वो इसीलिए मैंने आपको बताया कि पेजेस भरने वाली टेंडेंसी यहाँ छोड़ देना, टू दी पॉइंट करेक्ट आंसर लिखिए. हाँ 50% ऑफ 163 टू 80. Rent is time heavy, 1,80,000. $163. This is the minimum. So this time HRA itself is exempt, so taxable is 0. जब HRA मिनिमम आ गया तो इसका मतलब HRA फुली टैक्सेबल हो गया एंड इट इज एग्जेम्प्ट. लिखा ना मैंने, टैक्सेबल 0. Taxable is 0, but received is 72, exempt is 72, taxable is 0.
ठीक है, आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 17, इट टॉक्स अबाउट ग्रॉस सैलरी। तो दिस टाइम एचआरए के एग्जामिनेशन के साथ साथ हमारे को मेन क्वेश्चन भी सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 17, कर सकते हैं। Now we'll take up question number 17. Talks about basic 7,000 per month. DA लूं के छोड़ दूं? मेन क्वेश्चन, आई एम सॉल्विंग मेन क्वेश्चन। मेन क्वेश्चन में तो लेंगे DA is fully taxable. This is the main question. I'm not solving HRA right now. HRA computation I will take in working note. If the question is about HRA is the main question. But if the question is the question, then HRA is only a working note. Right? Bonus 10,000 per annum. Children education allowance. इसकी एग्जामिशन क्या थी? चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस की एग्जामिशन थी सेक्शन 10 सबसेक्शन 14 रूल 2BB 3600। यहां तक क्लियर, आगे बढ़ रहा हूं। HRA रेंट पेड सेल्स कमीशन, HRA इज 4,000 पर मंथ, दैट्स 48,000। इसकी एग्जामिशन अभी कैलकुलेट करनी है। दिस इज अ वर्किंग नोट HRA की, वो भी बात का बात है। नेक्स्ट, रेंट पेड तो होगा नहीं, देखते हैं। सेल्स कमीशन इज 20,000 पर एनम, इट इज बेस्ड ऑन द टर्नओवर अचीव्ड। This is my gross salary. देखिए, दिस इज द आंसर एक्चुअली। HRA एग्जामिशन इज अ वर्किंग नोट। अभी मैं करूंगा, ये एक पोर्शन रह गया मेरा सॉल्व करना। दिस इज द मेन क्वेश्चन। ठीक है। नाउ HRA सैलरी, बेसिक, DA, सेल्स कमीशन, DA के बारे में कुछ लिखा नहीं तो विल अज्यूम नॉट फॉर्मिंग। Sales commission is on the turnover achieved. The percentage is not given. In the question, percentage is not given, but it is clearly stated that it is on the turnover achieved. So we have to take it. 1,04,000. बिल्कुल, इनका क्वेश्चन है कि क्या ऐसा भी हो सकता है सिटी ना दी हो? यस, इन दैट सिचुएशन अज्यूम अ मेट्रो सिटी, नो प्रॉब्लम। तो क्वेश्चन में जो चीज नहीं दी होगी वो तो आपको अज्यूम करनी पड़ेगी, फिर कैसे सॉल्व करोगे? नाउ ये कहां रेंट दे रहा है?
500 per month. Rent is very less. Anyways, Faridabad is 40%. ऐसे नहीं होता. हाँ, HR is how much? And rent paid is 6,000 minus 10% of salary. हाँ, नेगेटिव में जा रहा है ना, तो रेंट पेड माइनस 10% तो जीरो ही हो गया, नेगेटिव. नथिंग इज एग्जाम्ड. HR इज फुली टैक्सेबल. नेगेटिव को हम नहीं लेते हैं. मैंने आपको कूपन का भी एग्जाम्पल लेके बताया था. कुछ भी ऐसी सिचुएशन होती है तो फिर हम नहीं लेते, छोड़ देते उसको. So as it is negative, we'll take it nil. Nothing is exempt. नेगेटिव एग्जामिशन थोड़ी होती है. HRA की जो एग्जामिशन प्रोवाइड की गई, किस लिए प्रोवाइड की है? आपको तंग करने के लिए कि एग्जामिशन देने के लिए? एग्जामिशन देने के लिए. तो या तो एग्जामिशन मिलेगी या नहीं मिलेगी. ऐसा तो नहीं सकता कि नेगेटिव कर लें. नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव मैथमेटिक्स लगा दोगे तो क्या होगा? वो टैक्सेबल HRA 48,000 से भी ऊपर हो जाएगा. अगर हम मैथमेटिक्स लगा दें प्रॉपर, तो ये तो गलत हो गया काम. आप ये भी देखिए ना, इंटेंशन ऑफ द लॉ इज व्हाट. जब प्रोविजन बनाया गया एग्जामिशन का, तो प्रोविजन में लॉजिक ये लिया गया है कि भाई एक एम्प्लॉय को हम बेनिफिट दें एग्जामिशन की फॉर्म में, ना कि हम उससे टैक्स लेना चाहते हैं ज्यादा. तो वो तो नेगेटिव नेगेटिव मैथमेटिक्स वाला नहीं चलेगा, इसलिए इसको छोड़ देंगे. क्लियर? यहां तक बिल्कुल क्लियर है? क्वेश्चन क्लियर? नो एग्जामिशन, सो HR इज फुली टैक्सेबल. मेट्रो अज्यूम कीजिए. अगर क्वेश्चन में प्लेस ऑफ रेजिडेंस नहीं दिया है तो मेट्रो सिटी अज्यूम कीजिए. आप वैसे भी कर सकते हैं. हाँ, मतलब ऐसे कोई मेरे पास तो मैथमेटिक्स है नहीं, अगर नहीं दिया हो तो क्या करें. तो ये है, मेट्रो सिटी अज्यूम कर लीजिए. दिस इज अ कॉमन अजम्पशन आई एम सजेस्टिंग इन केस आपको लगता है नहीं मेरे को दूसरा शहर ज्यादा पसंद है, इलाहाबाद, तो आप इलाहाबाद अज्यूम कर लीजिए, नॉन मेट्रो सिटी ले लीजिए. क्लियर? अभी उस पर हम जाएंगे. अगर चेंज ऑफ फैक्टर आएगा तब क्या होगा? तब कैलकुलेशन एनुअल बेसिस पे ना होकर एग्जामिशन मंथली जाएगी. शायद में भी बस अब नेक्स्ट क्वेश्चन से आना शुरू हो जाएगा. अभी आएंगे उस तरह के भी एक दो क्वेश्चन आएंगे, फिर आगे आगे तक आते चले जाएंगे, उसमें कोई बात नहीं. क्लियर है ये? प्लीज क्वेश्चन नंबर 18 पढ़िए. अच्छा, क्वेश्चन 18 तो डिस्कशन वाला है. क्वेश्चन नंबर 18 सेज discuss the following in regard to exemption of HRA. First, rent payment to family members. मतलब ये वो पॉइंट है जो आपको पागल बनाने के लिए क्वेश्चन में दिए हो तो क्या करना है? क्यों नहीं है? रेंट तो रेंट है. नहीं, क्यों नहीं है सर? अगर मान लेते हैं आप फैमिली मेंबर में ब्रदर आएगा ना, सपोज मकान भाई के नाम है और आपको वो कहता है जी आप जाइए, आपको जहां रहना है, कह सकता है? नहीं, क्यों नहीं कह सकता? लॉ के अकॉर्डिंग कहे तो कह सकता है ना, जाओ रहना है तो आपको घर में रहना है, 5,000 रुपये महीना देना पड़ेगा किराया. आप सोचोगे बाहर देने से अच्छा भाई को ही दे देता. चलो हाँ, होने को कुछ भी हो सकता है. वो दोनों भाई लड़ रहे हैं कि नहीं? कौन? अनिल अंबानी और मुकेश अंबानी लड़ रहे ना है. उनकी बात अलग है कि वो जब वो लड़ सकते हैं. वो रिलायंस में, वो मैंने सुना था एक बार, अखबार में पढ़ा था बहुत साल पहले, अभी पता नहीं क्या पोजीशन है, कि एक भाई ने जो है अपने ऑफिस के अंदर MTNL के फोन लगवा लिए
ये भी बवाल मच गया कि जब घर में रिलायंस की कंपनी है टेलीफोन की, तो एमडीएनएल के फोन क्यों लगवाए, चिड़े एक दूसरे से। जो भी है, चलो ठीक है, हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। सवाल यह है कि रेंट पेमेंट टू फैमिली मेंबर, ये कहीं नहीं लिखा क्वेश्चन में कि रेंट पेमेंट फैमिली मेंबर को होगा तो एग्जाम्पशन नहीं मिलेगी, ऐसा कोई रूल नहीं है। आपने रेंट दिया, आपके लिए खर्चा, आपको एग्जाम्पशन मिलेगी। जिसको रेंट मिला उसके लिए इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में टैक्स ले लेंगे, क्या प्रॉब्लम है। तो अगर क्वेश्चन रेंट पेमेंट टू फैमिली मेंबर्स की भी बात करता है तो यू डोंट हैव टू इग्नोर इट और यू डोंट हैव टू चेंज योर कंप्यूटेशन। नॉर्मल क्वेश्चन, आगे बढ़ो। नेक्स्ट, रिसीट ऑफ एचआरए विद नो रेंट पेमेंट, इसका क्या होगा। एचआरए मिल रहा है लेकिन रेंट नहीं दिया, ये बता भी चुका हूं, क्या होगा, क्या नहीं होगा, एग्जेम्प्ट नहीं होगा, टैक्सेबल होगा। नो एग्जाम्पशन फुली टैक्सेबल, नो एग्जाम्पशन फुली टैक्सेबल। रेंट तो देना ही पड़ेगा, बिना रेंट दिए एग्जाम्पशन कहां से मिलेगी। ठीक है। नेक्स्ट इज द स्टेटस ऑफ द एम्प्लॉय वेदर गवर्नमेंट और प्राइवेट, इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। नेक्स्ट, नो इफेक्ट, मीन्स आंसर रिमेन सेम। देन रेंट ऑफ प्रोमाइसेस आउटस्टैंडिंग, दैट इज एक्चुअल रेंट पेमेंट नॉट डन, वही बात होगी, रेंट इज नॉट पेड ना, आउटस्टैंडिंग से नहीं चलेगा इसका। रेंट तो पे करना पड़ेगा तभी एग्जाम्पशन मिलेगी, रेंट रिसीट तो चाहिए। जब आपने रेंट ही नहीं दिया तो रेंट रिसीट नहीं होगी, रेंट रिसीट नहीं होगी तो एग्जाम्पशन कैसे मिलेगी। अगर रेंट पेमेंट नहीं है तो एग्जाम्पशन नहीं मिलेगी। नेक्स्ट, ट्रीटमेंट ऑफ एरियर्स ऑफ सैलरी और एडवांस, ये टैक्सेबल तो होगा, एचआरए के लिए इग्नोर होगा। एडवांस सैलरी मिली, टैक्सेबल होगी, बट एचआरए के लिए रेलेवेंट नहीं है, बिकॉज एचआरए सैलरी इज टू बी टेकन ऑन ड्यू बेसिस। फिर से तीसरी बार रिपीट कर रहा हूं, एरियर्स और एडवांस अगर क्वेश्चन में दिए हों तो वो टैक्सेबल होंगे, लेकिन एचआरए पर्पस के लिए इग्नोर होंगे। क्लियर। लास्ट, प्लेस ऑफ वर्क, नो, ये बड़ा कंफ्यूजिंग कर सकता है क्वेश्चन में। बोलेगा कि आप कनॉट प्लेस में काम करते हो, फरीदाबाद में रहते हो, अब बोलो 50 के 40, हमें रेजिडेंस के हिसाब से चलना है। आप रह कहां रहे हो, बात आ रही समझ में। सो प्लेस ऑफ वर्क इज नॉट रेलिवेंट, दैट मे बी मेट्रो सिटी, यू मे बी रिजाइडिंग इन नॉन मेट्रो सिटी, तो प्लीज बी केयरफुल अबाउट ऑल दिस। हाँ जी, सॉरी, नॉट प्लेस दिल्ली में नहीं, छोड़ो। क्वेश्चन नंबर 19, कंप्यूट ग्रॉस सैलरी। नाउ इसमें थोड़ा जल्दी मत कीजिए शुरू करने में। बेसिक, डियरनेस पे, बोनस, हॉस्टल एक्सपेंडिचर अलाउंस और एचआरए देके लास्ट में कहता है ड्यूरिंग फर्स्ट 5 months नो रेंट वॉज पेड एज ही वॉज रिजाइडिंग विद हिज पेरेंट्स, बट ड्यूरिंग द लास्ट 7 months ही पेड रेंट ऑफ 2500 per month फॉर a रेजिडेंशियल हाउस इन दिल्ली। अभी यहां एनुअल कंप्यूटेशन नहीं हो पाएगी, फैक्टर चेंज हो गया है ना। पहले 5 महीने रेंट इज 0, लास्ट 7 months द रेंट इज 2500 per month, दैट मीन्स द कंप्यूटेशन इज टू बी डन ऑन मंथली बेसिस। इसका मतलब ये लास्ट के 4 क्वेश्चन उसी पे हैं, 19, 20, 21, 22, ये मंथली के हैं। I'm trying to solve question number 19. बेसिक पे डियरनेस पे बोनस, हॉस्टल एक्सपेंडिचर अलाउंस, सेक्शन is 1014, rule 2BB. हॉस्टल एक्सपेंडिचर अलाउंस। वैसे एग्जाम में ये शॉर्टकट नहीं होगा, एग्जाम में तो पूरा लिखा हुआ होगा।
यहां तक क्लियर है? कुछ है ही नहीं यहां तक, तो सीधा सीधा चलते हैं। आगे है फर्स्ट 5 months नो रेंट इज पेड। As no rent is paid, no exemption for first 5 months for HRA. As no rent is paid, no exemption for first 5 months for HRA. ठीक है? For last 7 months, first we have to take salary. Basic is 4,000 per month. DA is to be ignored. Sales commission is not given. No, 48,000. Computation is to be done on monthly basis now. 7 का भी ले सकते हैं, but I think the better technique is either you do the question on annual basis or you do the question on monthly basis. अभी एक चेंज है ना, तो आपको 7 महीने दिख रहे हैं। अभी क्वेश्चन ऐसे आएंगे जिसमें हर रोज चेंज होगा। नहीं कर सकते सर, एनुअल कैसे करेंगे? पहली बात तो एनुअल तो वैसे ही नहीं हो सकता, ये भूल जाओ। 7 मंथ्स का कर सकते हो, एनुअल का तो कर ही नहीं सकते। एक बात, 7 मंथ का कर सकते हो, बट मेरी सजेशन नो है। हाँ, हाँ जी, बोलिए बोलिए, मेरे से पूछिए। आंसर को लास्ट में 7 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं आप। एक्चुअली अभी आप इसको कर लीजिए, जब आप दूसरा तीसरा चौथा क्वेश्चन करेंगे तो आप देखेंगे जैसे साल में 4 बार फैक्टर चेंज है, तो हम चारों कंप्यूटेशन करेंगे। जो फैक्टर 2 महीने तक सेम है उसके आंसर को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, जो आंसर 3 महीने सेम है उसको 3 से करेंगे। ऐसे चलता है ये। जहां तक डीए के बारे में लिखना है, हर क्वेश्चन में लिखना है। आप बोलो तो मैं बार बार लिखूं, मेरे पास बोर्ड लिमिटेड होता है। अब बोलो तो मैं वही चीजें बार बार सेक्शन फलाना डिंगना लिखता रहूं टू द एक्सटेंट ऑफ मिनिमम, वो आपको लिखना है। इसलिए मैं एक क्वेश्चन में कर देता हूं, ये मान के कि बाकी में आप लिख लेंगे। तो यहां पर हर क्वेश्चन में अज्यूम करना जरूरी है, जहां क्वेश्चन में स्पेसिफाइड नहीं है द डीए अज्यूम्ड नॉट फॉर्मिंग पार्ट ऑफ सैलरी, ये हर क्वेश्चन में लिखना है। मैं आपको ये चीज बता चुका हूं पूरे इनकम टैक्स के बारे में। आप चाहें तो मेरे से बार बार पूछते रहिए, अच्छा है आपका रिवीजन होगा, मेरे को तो बताना है। आप 50 बार पूछेंगे, मैं 50 की 50 बार यही बात जवाब दूंगा कि जो भी कुछ अज्यूम कर रहे हो आंसर शीट पे लिखो। ये मैं आपको पहले भी बोल चुका हूं, बार बार बोलता रहूंगा। कोई भी अजम्पशन एग्जामिनेशन में मन में नहीं लेनी होती। इफ यू आर टारगेटिंग फॉर लाइक 100 आउट ऑफ 100, अगर ये है कि ठीक है सर पास होने से मतलब है, तो ठीक है, कुछ बातें दिल में रख लो, कुछ पीछे से पूछ लो कुछ छोड़ दो, जैसे मन ना करे बहुत सारा पेपर हो गया और ठीक है बस, हाँ काफी हो गया, 2 घंटे हो गए और कोई काम नहीं है क्या, चलेंगे घर चलेंगे। और जो बच्चे एक ही ग्रुप देते हैं उनको तो और समस्या है मेरे पेपर में। पेपर 4 नहीं, पेपर 4 लॉ है, चलो फिर तो ठीक है। 3 है शायद पेपर, टैक्सेशन 4 है, 4 है ना,
मेरे ख्याल से पेपर 4 है, शायद लास्ट पड़ता है, तो फिर एक बेचैनी रहती है पेपर दो, बाहर जाऊं, घूमूं, खाऊं, पीऊं, तो ये बेचैनी भी रहती है पेपर देने में। खैर मजाक की बात अलग है, सीरियसली लें तो ये प्रॉपर अजम्पशन के साथ करना है। ये क्लियर है क्या कर रहा हूं? नेक्स्ट, कहाँ है ये? दिल्ली 50%। HRA कैलकुलेशन मंथली बेसिस पे कर रहे हैं। HRA इज 2000, रेंट इज, जो पूछ रहा हूँ वो बताओ ना, 2500। हाँ जी, हाँ इस पे भी लिख सकते हो, जो आपको ज्यादा अच्छा लगे। हाँ, लास्ट में एग्जाम्पशन को आपने मल्टीप्लाई करना अलग से। हाँ जी, तीनों में 2000 आ रहा है, फिर भी आप इन मीन चीन कर सकते हैं। जहां आपको एग्जाम्पशन लिखने का मन करे, भाई मिनिमम एग्जाम्प्ट है, तो साइंस थोड़ी की भी स्पेसशिप डालना है, अगर एक बिंदी भी गलत होगी तो इधर उधर मुड़ जाएगा। तो 2000 जो मिनिमम आपको ठीक लग रहा है वो एग्जाम्प्ट है। तो 2000 के हिसाब से टोटल एग्जाम्पशन 14,000, वो यहां पे हमने यूज कर ली। सो टैक्सेबल HRA इज 10,000, मेक्स इट ग्रॉस सैलरी ऑफ 91। ठीक है, समझ में आ रहा है जितना पढ़ा हमने आज? इसको आप रिवाइज कीजिए। एंड आज के लिए फिर इतना ही।